नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। देखिए, हम लोग जो कल पढ़े थे उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। संसद की वित्तीय समितियों के अंतर्गत हम लोग देखे थे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति और शून्यकाल के बारे में जाने थे। देखिए, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 बताए थे, जिसमें से लोकसभा सदस्य 15 और राज्यसभा सदस्य 7। ठीक है, कार्यकाल 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है किसको? लोक लेखा समिति को। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि हमने बताया था कि अगर पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम, तो उनका नाम था मीरा कुमारी। देखिए, प्राक्कलन समिति उसके बाद हम जानेंगे। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 30, जिसमें लोकसभा से ही लिए जाते हैं ये सदस्य। और कार्यकाल जो इनका होता है 1 वर्ष का होता है। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते इसमें। ठीक है, इसके बाद आप आगे ध्यान रखेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी आप सदस्यों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 22, जिसमें से लोकसभा सदस्य 15 और राज्यसभा सदस्य 7। ठीक है, अब देखिए, लोक लेखा समिति हो गया था, प्राक्कलन समिति हो गया था, और उसके बाद क्या हो गया था? सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा, और वो प्रश्न किससे मिलेगा? शून्यकाल। देखिए, शून्यकाल क्या होता है? दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का, बाद मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है शून्यकाल। ठीक है, तो 12 से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, जो प्रश्नकाल के बाद का आता है उसे शून्यकाल। इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग तारांकित और अतारांकित में अंतर समझे थे। तो तारांकित वो रहते हैं जो उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित किए जाते हैं, मतलब तुरंत दिए जाते हैं। और जो अतारांकित होते हैं, जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अतारांकित। ठीक है, अब देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने हैं विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम आपको बता देते हैं कि देखिए, इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने का जो कार्य होता है विनियोग विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है विनियोग विधेयक के द्वारा। देखिए, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि किस आर्टिकल में वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक के बारे में उल्लेख है। ठीक है, देखिए, ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय हेतु अनुदान की मांग, ठीक है, से संबंधित है, राजस्व तथा व्यय से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? वित्त विधेयक, जो आर्टिकल 117 में है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, धन विधेयक। वित्त विधेयक अगर 117 में है तो धन विधेयक आपका किस में है? 110 फर्स्ट में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो धन विधेयक है आर्टिकल 110 फर्स्ट, कहाँ से कहाँ तक? क से लेके और 6 तक उल्लिखित है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखें, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है क्या? धन विधेयक। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि धन विधेयक किसमें पारित किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो जो पेश किया जाता है ये सबसे पहले लोकसभा में, मतलब केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे है लेखानुदान। जो लेखानुदान है यह आपका है अनुच्छेद 116 क के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 116 क के तहत लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आगे संविधान में संशोधन, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के सभी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। जो संविधान में संशोधन है, इसका आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका आर्टिकल है क्या? अनुच्छेद 368, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से अनुच्छेद 368 लिया गया है। देखिए, 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है इसके अंतर्गत। कौन कौन से? साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन? क्या क्या? साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है हमारा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब इसके बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी न्यायालयों के बारे में जानेंगे। आप उच्चतम न्यायालय को ध्यान रखें कि भाग कितने में? 5 में।
कहाँ से लेके कहाँ तक? तो 124 से लेके 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। ठीक है, 124 से लेकर 147 भाग 5 के अंतर्गत आता है। देखिए, तो उच्चतम न्यायालय का गठन, ये आपसे प्रश्न बन सकता है किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या हम बताए हैं, 124 से 147 जो भाग 5 के अंतर्गत आता है, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं इसमें? एक। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो न्यायाधीशों की संख्या है ये पहले थी 30। उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये तो एक होता है, आपको पता है। देखिए, जो न्यायाधीशों की संख्या थी पहले 30 थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है? तो अभी हो गई है आपकी 33। तो 30 से बढ़ा के 33 कर दी गई है, और एक हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश, तो इसमें प्लस एक करिए, टोटल हो गया 34। ठीक है, पहले थी 31, अब हो गई है 34। पहले 30 और एक मुख्य न्यायाधीश, अभी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, हो गए टोटल 34। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में कल कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पूरा समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियोज़ को शेयर भी करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।